हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। आज हम फेरोमैग्नेटिक का ये केस लेते हैं और उसमें हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे होंगे और उस टॉपिक का नाम है हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है। हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, मतलब पिछड़ना, ठीक है। हिंदी में अगर इसका मतलब बताएं तो हिस्ट्री का मतलब होता है, हिस्ट्रेसिस का मतलब होता है पिछड़ना, ठीक है। अब पिछड़ना का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, पढ़ा है ये, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। यहाँ पे जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एच के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एच के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मटेरियल का, वो बढ़ेगा कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तब, ठीक है। जैसे ये हमने कोई फील्ड अप्लाई किया एच, ठीक है, इसका मटेरियल था बी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एच को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये नहीं पाया गया, ठीक है। और पाया क्या गया कि बी और एच में कुछ डिफरेंस है। मतलब किसी टाइम अगर आप बी को बढ़ाते हैं ना तो एच उतना नहीं बढ़ पाता जितना आप बी को बढ़ा रहे हैं, और किसी टाइम आप एच को बढ़ाते हैं तो बी इतना नहीं बढ़ पा रहा जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, एच बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लैगिंग बिहाइंड। मतलब क्या है, बी एच से पिछड़ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कंटिन्यू जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जितना बढ़ रहा है उतना ये बढ़ नहीं पाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं लैगिंग बिहाइंड, मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, वो पिछड़ गए, ठीक है। और इस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए ये कर्व हम किस तरह बनाएंगे। देखिए अब स्टेटमेंट कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है इसमें। अब देखिए आप आगे बुक में है, आपके थियोरेटिकल सा टॉपिक है, ठीक है। आप आराम से उस पर देख देख के लिखना। हर लाइन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये कोई मटेरियल हमने लिया, ठीक है, बी, ठीक है, इस पे हमने कोई एच फील्ड लगाई, ठीक है। तो हम ग्राफ देखना चाहते हैं, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ग्राफ का अच्छी तरह समझना, ठीक है। एच और बी, ठीक है, एच इन टेस्ला और बी किसमें है, एम्पियर पर मीटर। पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। क्लियर ये चीज सुनिए। स्टार्टिंग में हमने एच नहीं लगाया, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या था, जीरो। मतलब क्या था, देखो एच की वैल्यू हमने कोई नहीं लगा रखी, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी कितनी थी, जीरो। इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा स्टार्टिंग में, वो सिग्निफिकेंस हमने दिखा दी जीरो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, देखो एच को इंक्रीज किया, जिसके अंदर बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, पहली बात आप ये ध्यान रखना। किसके लिए, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, क्योंकि इसी का काम करेंगे आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये भी। जितना आपने एच बढ़ाया ना उतना बी बढ़ा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में कैसा था, लीनियर लीनियर लीनियर, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया। वो टाइम देखो क्या है, आपने एच को इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर सैचुरेट हो गया। सैचुरेट का मतलब अपनी पीक पे पहुंच गया और उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता। ऐसा होता है, ठीक है। किसी एक चीज की लिमिट होती है, ठीक है। बाहर आप एक्सटर्नल फील्ड आप कितना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारे पास एक्सटर्नल कोई काम है, ठीक है, वो हम कितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। भाई एक आदमी इस दीवार को धक्का मार रहा है, तो हम अपनी तरफ से इस दीवार को धक्का मारने के लिए 10 आदमी का यूज कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है। और इसकी एक लिमिट पूरी हो गई अब, ठीक है। तो ये अपनी किस वैल्यू पे आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू पे, कि मतलब अब इससे ज्यादा इसका मैग्नेटाइजेशन नहीं होता,
नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद ये कैसे चला गया, कांस्टेंट ऐसा चलेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस प्रोसेस को रिवर्स किया। रिवर्स करने का मतलब क्या है, इसको डी, पहले हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटाइजेशन। इसमें दो चीजें करेंगे, मैग्नेटाइजेशन और अब हम करेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। देखो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अब हमने एच को उल्टी डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। तो ये जो बी है, ठीक है, ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, एच को जीरो किया, एच को हम जीरो कर रहे हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। एच को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, लेकिन ये वाला पार्ट जीरो नहीं हुआ, ठीक है। मतलब क्या है, इसका पूरा मैग्नेटाइजेशन क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। जीरो ना होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ रह गया, ठीक है। ये अगर मैं देसी भाषा में आपको बताऊं ना, तो आप इस तरह समझ लें कि ये कोई दो दोस्त थे, ठीक है। तो आपने सुनी होगी कहावत, जैसी संगत वैसी रंगत। वही चीज यहाँ पे चल रही है कि इस दोस्त का इस पे इफेक्ट डलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसने पूरा अपना इफेक्ट डाला और एक टाइम इस सैचुरेशन इफेक्ट में आ गया, इसका पूरा इम्पैक्ट इस पे पड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ दोस्ती तोड़ देता है भाई, एच जो है वो दोस्ती तोड़ देते हैं। तो क्या दूसरे बंदे पे उसका इफेक्ट नहीं रहेगा क्या, वो इफेक्ट रहता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है कि हमने इसको छोड़ दिया, एच को हटा दिया, लेकिन इसका मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ रह गया, ठीक है, और वो जीरो नहीं हुआ। मतलब क्या है, एच को हमने जीरो कर दिया लेकिन बी जीरो नहीं हुआ। क्लियर ये चीज, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस बी को जीरो करना चाहते हैं भाई, ठीक है। तो हमने इसके लिए इसकी नफरत स्टार्ट की कि भाई इसको आप भूल लें, ठीक है। तो हम इसके लिए मतलब कुछ भी कान भर के कानाफूसी करके इसके खिलाफ इसको करते हैं, ठीक है। और ये इसको भूल जाता है। कब भूल जाता है, जब इसके अपोजिट में हम एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, ठीक है। तो अपोजिट में जब हम लगाते हैं ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अब बी जीरो हो गया, लेकिन एच की कुछ वैल्यू है नेगेटिव, जो किस साइड आ गया, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। तो ये दो टर्म बच गई। अब इसको नाम देता हूं मैं ओ ए सी डी, ठीक है। तो जो ये पार्ट बचा ओ सी, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट मैग्नेटिज्म का बच गया, और इस टर्म को हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी। ये वर्ड्स नाम याद रखना, दो टर्म्स आएंगे, रिटेंटिविटी, ठीक है। और ओडी का हम कह देते हैं कोएर्सिविटी। क्या कहते हैं, कोएर्सिविटी। ये दो टर्म समझ में आ गई। दो टर्म क्या है, दोबारा सुनो। यही है कि जब हमने एच को जीरो किया तो बी जीरो नहीं हुआ, लेकिन जब हमने बी को जीरो किया तो एच जीरो नहीं हुआ। एच की कुछ ना कुछ वैल्यू थी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था, हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसा बी होना चाहिए वैसा ही एच होना चाहिए भाई, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। क्योंकि एक टाइम ग्राफ कांस्टेंट हो गया, फिर एच जीरो हुआ तो बी जीरो नहीं हुआ। होना चाहिए थी इस रिलेशन से जीरो होना चाहिए था ना। इसका मतलब ग्राफ क्या हो गया, कुछ पिछड़ गया, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन है वो गलत है, ठीक है। और इसी टर्म को हमने क्या नाम दे दिया, हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। द लैगिंग बिहाइंड बिटवीन एच एंड बी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। बस इतना ही है। लेकिन इसमें दो टर्म आपको याद रखनी है, क्या, एक रिटेंटिविटी और एक कोएर्सिविटी। ये क्या क्या होती है, इसको दोबारा सुन लो। रिटेंटिविटी भी होती है जब हम एच को जीरो कर देते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होता उसका, मटेरियल का, ठीक है। कोएर्सिविटी क्या होती है, जब हम एच को नेगेटिव कर देते हैं और बी जीरो हो जाता है। इस टर्म को हम क्या कहेंगे, कोएर्सिविटी, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है। आप इसको बुक से देख के बना लें, ठीक है। मतलब साइकिल ऐसी रहेगी, ठीक है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये पार्ट बच जाएगा, और फिर इसको पॉजिटिव लगाएंगे तो फिर ये पार्ट बच जाएगा, और ये पूरी कर्व ऐसी होती है। इस पूरी कर्व को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस कर्व। तो क्या आपको इसका मतलब समझ में आ गया? अब हिस्टैरिसीस कर्व का मतलब क्या है? ठीक है, ओके, आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दो टर्म आपको समझ में आ गई, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। अब ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है? इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी डिसिपेट होती है। मतलब जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो कुछ ना कुछ पार्ट एनर्जी के रूप में निकल जाता है, ऐसा ही होता है, तभी ये ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, तो वो ग्राफ क्यों आता है, ऐसा ग्राफ क्यों बनता है? तो जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है, जो एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है, ये लूप हमें क्या बताता है कि यहाँ पे क्या कंज्यूम होती है, एनर्जी डिसिपेट होती है, जिसके कारण ये लूप बन जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एनर्जी डिसिपेट कैसी होती है, तो आप क्या बताएंगे? एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखे दो, प्रोडक्ट ऑफ बी एच, प्रोडक्ट ऑफ बी एच। ठीक है, अब एच की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन में म्यू। जब आप इसकी सिग्निफिकेंस निकालेंगे तो ये आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जब आप इसकी यूनिट लिखेंगे ना, तो इसकी यूनिट किसके रूप में आएगी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब करके देख लेना आपसे। ठीक है, बाकी आपको क्या ध्यान रखना है कि एनर्जी डिसिपेट पर यूनिट वॉल्यूम कब होती है? एक हिस्टैरिसीस कर्व के पूरे लूप में। इतनी चीज समझ गए आप? क्लियर ये चीजें? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक, जैसे हिस्टैरिसीस कर्व लिखेंगे आप पूरा, उसके बाद एनर्जी डिसिपेट लिखेंगे, उसके बाद देखिए आप क्या बनाएंगे। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल हम ले रहे थे। तो एक दिन मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा ये चीज, फेरोमैग्नेटिक में दो तरह के आयरन होते हैं, एक होता है सॉफ्ट मटेरियल और एक होता है हार्ड। ठीक है, दोनों ही आयरन के होते हैं। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट आयरन कोर और एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड में पहले डिफरेंस पता करो आप क्या होता है। ठीक है, सॉफ्ट का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हार्ड का दूसरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट। हार्ड का दूसरा नाम क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन सुनिए। सॉफ्ट आयरन कोर जब हम लगाते हैं किसी भी मैग्नेट के अंदर, ठीक है, तो जैसे हम फील्ड अप्लाई करते हैं एच, बी इसके अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एच को हटाते हैं, ठीक है, तो इसका बी नियरली इक्वल टू जीरो जाता है, मतलब इसके अंदर पोल नहीं बनते फिर। और इसमें ऐसा होता है कि एच को जब हम लगाते हैं तो बी जीरो हो ही नहीं पाता, इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह ही जाता है, इसमें नियरली जीरो हो जाता है। ये बात समझ गए आप? सॉफ्ट आयरन कोर और हार्ड के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैग्नेट जिसपे अगर हमने बंद किया किसी चीज को, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का और सॉफ्ट आयरन कोर का। जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल क्या काम करती है भाई? आपने किसी घर पे जाके वो दबाया, ठीक है, बेल दबाई, वो आवाज बज गई, जैसे आपने बंद किया बंद हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने स्विच ऑन किया तो करंट क्या हो गया? ऑन। ठीक है, और ऑफ किया तो करंट क्या हो गया? ऑफ। बस, इसका मतलब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई तो ये जीरो नहीं रहा, पोल बन गई इसमें। जैसे आपने स्विच ऑफ किया, इसके अंदर जीरो मैग्नेटिज्म। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका एग्जांपल भी इलेक्ट्रिक बेल ही होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं? एक ऐसे मैग्नेट जो आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, जैसे आपको क्रेन से कुछ एक चीजें हम उठा के लाते हैं, देखा होगा ना आपने, क्रेन से कुछ एक चीजें उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो क्रेन वाली चीजें होती हैं वो, ठीक है, वो सारी कैसी चीज होती है? परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है। कैसी चीज होती है? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है, उसको उठाते हैं और उसको छोड़ते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल परमानेंट मैग्नेट के। जो आयरन होते हैं सारे तकरीबन परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये चीजें 10th लेवल की थी वैसे तो, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट क्या क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि किसकी रिटेंटिविटी, किसकी कोर्सिविटी, किसकी परमेबिलिटी किसके लिए यूजफुल ज्यादा है। अब मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये चीज लिख लेना, बुक में मिलेंगे आपको, ठीक है। आप देखिए, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम मान लेते हैं, ठीक है। एक डायग्राम है, ठीक है। तो ये तो है स्टील और ये है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। इसका मतलब आप इतनी बात तो समझ गए। सॉफ्ट आयरन का मतलब कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और स्टील का मतलब क्या है? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो तीन चीजें मैं अब लिख रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? रिटेंटिविटी, कोएसिविटी, ये आपको ध्यान रखनी है भाई, ये पेपर में आती है काफी बार, और परमेबिलिटी, ठीक है। ये तीनों चीजें इसके अंदर कैसी होनी चाहिए? बताइए आप, सोच सकते हैं कैसा होना चाहिए इसके अंदर। बताइए, सोचिए आप पहले बार, ठीक है। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देखो क्या दिख रहा है, साफ साफ एक चीज दिख रही होगी, देखो। कोर्सिविटी, कोर्सिविटी किसकी ज्यादा है? बताइए मुझे। ये कोर्सिविटी होती है, ये रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी आपको दिख रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की रिटेंटिविटी क्या होती है? हाई। और कोर्सिविटी क्या होती है? ठीक है। कोर्सिविटी क्या है? लो। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? नैरो, ठीक है। ठीक है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है, करंट जैसे हम करते हैं तो स्विच ऑन स्विच ऑफ। इसका मतलब क्या है कि उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है कि एच और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसमें नियरली होते हैं, तो उसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी बहुत कम बनेगी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी फिर भी ज्यादा बन सकती है, लेकिन कोर्सिविटी क्या बनेगी? कम। प्रोबेबिलिटी इसमें हाई रहती है। इसी तरह परमानेंट मैग्नेट में आप देखेंगे, परमानेंट मैग्नेट ऐसे बताइए आप क्या होगा परमानेंट मैग्नेट में। तो परमानेंट मैग्नेट में हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी और हाई परमेबिलिटी, इस तरह बनाते हैं। हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, ये आप इसको याद रखना भाई, और हाई परमेबिलिटी, ठीक है। ये तीनों चीजें आप याद रखना भाई, ठीक है। क्लियर ये चीजें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर आप इसको लो भी रखना चाहें तो लो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? देखो, अभी मैं बता रहा था
कि इसका ग्राफ बहुत नैरो पाएगा आपको इस तरह। क्यों? क्योंकि इसमें बी जो है वो 0 के नियरली इक्वल होता ही है। ठीक है, तो तीसरी अगर बात करूं मैं सॉफ्ट आयरन कोर के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर कोर की। बाकी ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के कोर में हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हिस्टैरिसीस लूप कितनी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है, लो हिस्टैरिसीस लूप का मतलब है लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी। मतलब एरिया जो है ना, एरिया ये जितना कम से कम होगा उतनी ही एनर्जी डिसिपेट कम होने के चांसेस है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जितना एरिया बड़ा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा डिसिपेट होगी। तो हम एरिया क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। तो मार्केट से हम तकरीबन जो भी लेते हैं ट्रांसफार्मर कोर, वो एक हिस्टैरिसीस लूप के अकॉर्डिंग लेते हैं। उस पर लिखा रहता है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, तो बस इसमें ये चीजें थी। इसको थोड़ा सा आप बुक से भी देख लेना। ठीक है, कि परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, सबसे पहले आपको टॉपिक क्या लिखना है? हिस्टैरिसीस कर्व। ये पहले समझ लेना आप इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ बस। हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है और उसका ग्राफ बनाना। ठीक है, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दो टाइप होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और हार्ड को हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है? जिसमें स्विच ऑन तो करंट ऑन, स्विच ऑफ तो करंट ऑफ। तो इसका मतलब उसका ग्राफ बहुत छोटा होना चाहिए। एनर्जी डिसिपेट, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ट्रांसफार्मर कोर में भी ये जरूरत पड़ती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी और हाई परमेबिलिटी तीनों ही यूज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें अगर हम करंट ऑन करें, स्विच ऑन करें तो करंट ऑन रहता है। स्विच अगर ऑफ भी कर दे तो भी करंट कुछ समय के लिए ऑन रहता है, क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। करना क्या है आपको? इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने, थोड़े ही क्वेश्चन, इसमें 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मुश्किल से। ठीक है, दोनों चैप्टर के। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन वीडियो और नहीं बन पाएगी अब। ठीक है, क्योंकि आपको ये काम करना है, कल तो आप ये काम करेंगे, उसके बाद एक दिन आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखेंगे। तो शायद अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी 11 तारीख को। ठीक है, मतलब 11 तारीख को आप देख सकते हैं। तो 2 दिन के लिए आपका ऑफ रहेगा। आज 7 तारीख हुई ना, तो 8-9। ठीक है, तो शायद 10 तारीख को भी हम स्टार्ट कर दें। और एक न्यूज़ आपके सामने शायद आज आ भी गई होगी कि सीबीएसई ने ये कह दिया है कि आपका जो सिलेबस है 30% घटाया जाएगा। ठीक है, घट गया मतलब घटाया क्या जाए? घट ही गया। ठीक है, मतलब आप अब 9 से 12 तक 30% कम सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अपना एक सिंपल सा प्रोसीजर है, अपने को 30% से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब आपके पेपर होंगे ना तब आप वो 30% कम कर देना। लेकिन अभी जो पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस बिल्कुल पूरा का पूरा होगा। ठीक है, और उस पूरे में भी कुछ एक बातें और आपको ऐड करके बताई जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन में जब आप बैठोगे ना तो वहां पे सिलेबस कंसाइज नहीं होगा, वहां पे कम नहीं होगा। ठीक है, तो आप जितनी नॉलेज ले सकते हैं उतनी प्रॉपर नॉलेज तो ली हर टॉपिक की। ठीक है, अब ये टॉपिक है, ये सीबीएसई नहीं है भाई, आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे भी निट में तो 2-3 बार क्वेश्चन आ लिया कि परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी। आप चेक करना अगर आपके पास पीछे ही पेपर आप कभी देखते हो तो। ठीक है, तो अपना काम सीधा सही है कि अपने को सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास इनफ टाइम भी है, छोटी छोटी वीडियो बनती है, तो आप काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस करेंगे पूरा और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे 4th यूनिट स्टार्ट। बीच में जो भी